अरेबियन डेजर्ट एक ऐसा बंजर है जो कि यमन से लेकर जॉर्डन और इराक तक फैला हुआ है। ये 9 लाख स्क्वायर मील में फैला हुआ है, जो कि इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान बनाता है। इस बंजर और लाल रेत से गुजरते हुए हो सकता है कि आपको लगे कि आप मार्स पर आ गए, लेकिन वो दूरी पर है क्या? वो किसी चट्टान जैसा दिखाई दे रहा है? अरे नहीं, रुको, ये शायद दो चट्टानें। ये अल नस्ला चट्टान है, एक ऐसी बड़ी चट्टान जो कि दो हिस्सों में बहुत ही सफाई से कटी हुई है। वाओ! इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे सीधा लेजर से काट दिया गया हो। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि अल नस्ल 488 मिलियन साल पुरानी है, मतलब कि तब की जब लेजर इजाद भी नहीं हुई थी। तो ऐसी अजीब चीज आखिर में हो कैसे सकती है? क्या ये पुरानी इंजीनियरिंग का कमाल है, या फिर कोई एलियन मार्स पर लौटते वक्त इसको भूल गया? अगर आप जानना चाहते हैं कि अल नस्ला को दो भागों में कैसे बटा, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं थ्योरीज जो कि एक्सप्लेन करती हैं ऐसी ही अजीब बनी हुई चट्टानों को। थ्योरी नंबर 1, एलियंस हमेशा एलियन ही होते हैं। अल नस्ला 20 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी होती है, और ये भारी भरकम दो छोटे पत्थरों के पेडस्टल पर खड़ी हुई है, जो कि देखने में बहुत ही गजब का लगता है। मेरा मतलब है कि ये बड़ी सी चट्टान गिर क्यों नहीं गई? असल में ये दो पेडस्टल चट्टान के ही नीचे का हिस्सा है, बस वो आंधी और रेत के कटाव की वजह से ऐसे हो गए, जबकि बाकी चट्टान ऊपर खड़ी हुई है। लेकिन ये सब भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि आखिर इस चट्टान के बीच से एक सीधी लाइन में नीले आसमान की पतली झलक क्यों दिखती है। इस मिस्ट्री को जरा समझाने के लिए कुछ देखने वालों ने कहा कि ये एलियंस की करामात हो सकती है। उनका मानना है कि तेमा ओएसिस में एक यूएफओ आया होगा, वहां पर ये चट्टान होगी, तो उन्होंने अपनी बड़ी सी स्पेस लेजर से इसको काट दिया होगा। लेकिन इसको ना मान पाने के कई कारण हैं। ठीक है, तो अपना सोल्जर वाला स्टील हेलमेट लगाते हैं और एक बार के लिए मान लेते हैं कि एलियंस होते हैं, लेकिन कोई एलियन भला ब्रह्मांड में इतने मिलियन लाइट ईयर्स ट्रेवल करके एक चट्टान को दो हिस्सों में क्यों काटेगा? जाहिर उनके पास इसके अलावा करने के लिए बहुत सारे काम होंगे। वो इतने होशियार होते होंगे कि स्पेस ट्रेवल जीत ले। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो? तो शायद कोई किरणों वाली गन का छूटा हुआ निशान हो सकता है। एलियंस लेजर वाले गेम को बहुत एंजॉय कर रहे हो और एक ने गलती से चट्टान को दो भागों में बांट दिया हो, फिर वो सीधा अपने स्पेसशिप में बैठ गए होंगे इससे पहले कि वो पकड़े जा सके। ये एक मजेदार थ्योरी है, लेकिन दुखद है कि ये किसी फैक्ट से ज्यादा साइंस फिक्शन लगती है, क्योंकि चट्टान का एकदम सीधी लाइन में कटना ही एलियंस के आने का एविडेंस है। और ये तो जिसने सोल्जर वाला हेलमेट नहीं लगा रखा है ना, वो भी बता सकता है। लेकिन फिर भी कैसे पता कि वहां पर क्या है? थ्योरी नंबर 2, पुरानी इंजीनियरिंग। अल नस्ला पर कई पेट्रोग्लिफ्स फैले हुए हैं, जैसे कि चट्टान पर एक आदमी बना होना, जो कि क्या ये लंबा घोड़ा हो सकता है? ये बहुत ही छोटा आदमी हो। ऐसा माना जाता है कि इसे थमुद ने बनाया होगा, जो कि एंशिएंट अरब की एक ट्राइब है, जो कि 2800 साल पहले धरती पर रहा करती थी। पुराने लोग जो रेगिस्तान में बसे और वहां पर उन्होंने चट्टानों पर ये कलाएं दिखाई। देखकर लगता है ये उनके लिए बहुत ही जरूरी रहा होगा। और अगर यही बात है तो हो सकता है कि चट्टान के दो भागों में बंटने के पीछे के कारण यही रहे हों। लेकिन ये इतनी सफाई से कटी हुई है कि मन में सवाल आता है कि आखिर उन्होंने ये लेजर जैसा परफेक्शन कैसे किया होगा। मेरा मतलब है सबसे पहली लेजर 1958 तक तो इन्वेंट ही नहीं हुई थी, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े जीनियस अल्बर्ट आइंस्टीन की वजह से मुमकिन हो पाया, क्योंकि 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में वो अपनी लाइट एनर्जी की थ्योरी लेकर आए। तो ये बात तो माननी बेकार हुई कि थमुद ने खुद अपनी लेजर बनाई होगी। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज जो कि थमुद से भी कई सालों पहले से है और इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, तो वो है पानी। अजीब लग रहा है ना, लेकिन ऐसा हो सकता है। थमुद लोगों ने पानी की मदद से चट्टान को दो भागों में बांट दिया हो, लेकिन ये काम कैसे करेगा? जाहिर है पानी से तो बस चट्टान गीली हो सकती है ना। बात यह है कि पानी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसकी डेंसिटी। पानी बह तो सकता है, लेकिन इसको दबाना बड़ा मुश्किल है। इसकी इसी बात से चट्टान तक को काट सकता है, जिसे बाद में हाइड्रोलिक सिस्टम भी कहा गया। एक हाइड्रोलिक पावर वाला कंप्रेसर लोहे के हथौड़ों और टायर्स को ऐसे काट सकता है जैसे कि वो पतली टीन की कैन हो। ये पास्कल के लॉ की वजह से मुमकिन हो पाया। वो कहता है कि जब पानी जैसे फ्लैट पर बंद बर्तन में प्रेशर डाला जाता है तो प्रेशर पूरे पानी पर बराबर पड़ेगा। तो एक हाइड्रोलिक सिस्टम ऐसे ही काम करता है। इसमें एक पानी से भरा कंटेनर लिया जाता है, जिसमें एक तरफ आखिर में एक छोटा सा पिस्टन होता है और दूसरी तरफ होता है बड़ा सा पिस्टन। पास्कल लॉ को इस फैक्ट के साथ देखें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पर फोर्स काम कर रही है। अगर बड़ा पिस्टन छोटे पिस्टन के एरिया से 10 गुना बड़ा है, तो मतलब है कि बड़े पिस्टन पर लगाई जा रही फोर्स भी 10 गुना बड़ी होगी। ये इसलिए कि प्रेशर को बराबर रखने के लिए एरिया को बढ़ाना पड़ता है, जिससे फोर्स को भी कम किया जाता है। इस बढ़ी हुई फोर्स को फिर से ड्रिल से जोड़ दिया जाता है, ठीक इस हाइड्रोलिक स्प्लिटर की तरह। ये स्प्लिटर बीच की ब्लेड को हाइड्रोलिक प्रेशर से नीचे पुश करके काम करता है। इसकी वजह से दोनों तरफ की स्टील किनारों की वजह से चट्टान में कट जाती है, जिसकी वजह से इसकी तरह की ठीक सीधी लाइन बन जाती है। तो हो सकता है कि थमुद ट्राइब भी ऐसी ही हाइड्रोलिक
हाइड्रोलिक स्प्लिंटिंग औजार की मदद से चट्टान को काटते हो, या फिर हो सकता है कि थमुत के साथ चमत्कार हो गया हो और उन्होंने खुद को ही कोई लेजर टेक्नोलॉजी बना ली हो। लेकिन मुश्किल ये है कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारे पूर्वज जितनी हिस्ट्री बुक में दिखाए जाते हैं उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो। रुक जाइए, क्या हो अगर वाकई एलियंस हो तो? अरे यार, मुझे लगता है और बड़े सोल्जर स्टील हेड की जरूरत पड़ेगी। थ्योरी नंबर 3, और या फिर कुछ भी नहीं। जहां ऊपर की दी गई दोनों थ्योरीज मजेदार है, वहीं में अगर आपकी जगह होता तो इन दोनों में से किसी जियोलॉजिस्ट को मैं बिल्कुल नहीं बताता, क्योंकि अल नस्ला 2 भागों में कैसे बटा, इसकी उनके पास जो थ्योरी है वो चट्टान पर उतरी हुई है। वाकई में कुछ जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये स्प्लिट फ्रीज दो वेदरिंग नाम की प्रोसेस की वजह से बन गई होगी। ये तब होती है जब रेगिस्तान में बारिश का पानी चट्टान के बीच में घुस जाता है और रात भर में जम जाता है। बर्फ रेगिस्तान में इम्पॉसिबल लग रहा होगा ना, लेकिन आप भी देख सकते हैं कि अरेबियन रेगिस्तान दिन में जहां भट्टी जैसा होता है वहां करीब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, वहीं रात में टेम्परेचर सिर्फ 25 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेत गर्मी को अपने अंदर ज्यादा समय के लिए ट्रैप नहीं कर पाती। तो इसलिए जब रात में सूरज इसके ऊपर नहीं होता है तो रेगिस्तान तुरंत ठंडा पड़ जाता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो पानी चट्टान में रहता है वो जम जाता है और उसका एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चट्टान के क्रैक चौड़े और लंबे हो जाते हैं। जब सूरज अगली सुबह फिर से उगता है तब बर्फ पिघल जाती है और क्रैक्स में फिसल जाती है, और फिर अगली रात में वही बर्फ फिर बनती है और ऐसे ही क्रैक और चौड़े हो जाते हैं। यह प्रोसेस कई हजार सालों तक रिपीट होती रहती है, तब तक जब तक कि चट्टान 2 हिस्सों में नहीं बट जाती। तो ऐसा हो सकता है कि अल नस्ला की चट्टान भी 2 हिस्सों में इसी वजह से बट गई हो, लेकिन फ्रीज दो वेदरिंग की वजह से बजाय अल नस्ला की सीधी लाइन की टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। इसलिए बहुत से जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि परफेक्ट स्ट्रेट लाइन जॉइंट फ्रैक्चर की वजह से हुई है। जॉइंट पैरेलल क्रैक होते हैं जो कि चट्टान में 2 वजह से बनते हैं। इंटरनल प्रेशर, क्योंकि चट्टान ठंड के मौसम में सिकुड़ती है, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के कारण, क्योंकि चट्टानें भूकंप में टेढ़ी हो जाती हैं। इस केस में थ्योरी ये कहती है कि अल नस्ला चट्टान फॉल्ट लाइन पर है और चट्टान के नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से चट्टान पर जोर पड़ा होगा, जिसकी वजह से वो अंत में 2 हिस्सों में बट गई। साइंस की दुनिया में थ्योरी ही सबसे ज्यादा मानी जाती है और सबसे ज्यादा एविडेंस भी इसी थ्योरी के हैं, क्योंकि आप यहाँ पर एक और जॉइंट देख सकते हैं जहाँ पर चट्टान स्प्लिट है उसी से पैरेलल में, और जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं कि चट्टान के दोनों हिस्सों के ही एंगल एक दूसरे से लगे, जहाँ पर राइट साइड लेफ्ट वाले से थोड़ा नीचे है। तो अगर आप जियोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो अल नस्ला के सीधे क्रैक का जवाब यही होगा कि रीजन हमेशा से वहीं था। आपके हिसाब से सबसे फिट थ्योरी कौन सी है? क्या आपको लगता है कि अल नस्ला का होना एलियंस के होने का सबूत है, या फिर आप जियोलॉजिस्ट की बात मानना चाहेंगे? लाइक कीजिए अगर आप जियोलॉजिस्ट की साइड है, और नीचे कमेंट करके बताइए अगर आप एलियंस के साथ है, और मुझे बताइए क्या रेशो है। अगर आप इसी तरह की गहरी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो क्यों ना वो सब्सक्राइब बटन को दबा दें। हो गया बढ़िया। चलिए अब हमारे पास अगली अजीब रॉक फॉर्मेशन में क्या है देखते हैं। भूतिया मौत की घाटी। डेथ वैली ईस्ट कैलिफोर्निया में एक धंसी हुई घाटी है और दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है। इसका एवरेज टेम्परेचर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट है और इसके पास सबसे गर्म एयर टेम्परेचर का रिकॉर्ड है, जब 1913 में इसका एयर टेम्परेचर 134 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ था। डेथ वैली आज भी अपने नाम के हिसाब से जी रही है, जहां सिर्फ 2010 से 2020 के बीच ही 41 मौतें हो गई। इस रेगिस्तान में हाइकिंग करने से अच्छा है कि आप प्यासे रहें और हीट स्ट्रोक से मर जाएं। लेकिन इतने सारे खतरों के साथ जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आखिर में देखने को मिलेगी वो है जब आप आंख उठाकर देखें तो आपको चट्टानें आपका पीछा करती हुई दिखाई देंगी। क्या बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाकई में चट्टानें खुद ही चल रही हैं। क्या ये भूतों का काम हो सकता है जो इस मौत की घाटी में हमेशा के लिए गुम हो गए हो? अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। इतना खराब भी कुछ नहीं है, बल्कि ये पुरानी रॉक साइंस का कमाल है। इन्हें तैरने वाले पत्थरों के रूप में जाना जाता है। ये वो चट्टानें हैं जो अपने पीछे 1500 फीट तक के निशान छोड़ चुकी हैं। बस 4 फुटबॉल ग्राउंड जितना। कुछ पत्थरों को देखकर तो ऐसा भी लगता है कि जैसे ये ट्रैक्स पर रेस लगा रहे हो। इस सीने के कारण ने कई सालों तक साइंटिस्ट को उलझाए रखा। 2014 में टाइम लैप्स फोटोग्राफी की मदद से वो इस पत्थरों को रंगे हाथों पकड़े गए। उन्होंने देखा कि बारिश की वजह से छोटा सा पॉन्ड बन गया था, जो कि रात में जब रेगिस्तान का टेम्परेचर गिरा तो ठंड की वजह से जम गया। सुबह सुबह बर्फ की चादर पिघलने लगी और टूट गई, जिसकी वजह से एक फिसलने वाला ट्रैक बन गया और इसी से हवा की मदद से पत्थर फिसलने लगे। नॉर्मली तो तैरने वाले पत्थर सीधी लाइन में स्लाइड करते हैं, लेकिन बहुत बार ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से भी आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट ने पाया कि ऊबड़ खाबड़ निकले हिस्से वाली चट्टानें सीधा ट्रैक बनाती हैं, वहीं स्मूथ निचले हिस्से वाली चट्टानें रेगिस्तान में इधर उधर फिसलती रहती हैं। वैली मिस्ट्री सॉल्व हो गई। इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि डेथ वैली में असली के भूत वाकई में हो सकते हैं और ये बड़ा ही डरावना सीन हो जाता भाई। सॉल्ट बे सिटी। अगर आप कभी भी साउथ टर्की के डेंजली प्रोविंस में गए हैं तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां के लोकल्स आपसे पमुक ले जाने के लिए कहेंगे, जिसका मतलब होता है कॉटन कैसल। लेकिन ये असल में कॉटन या कॉटन कैंडी से बना हुआ महल नहीं है, बल्कि एक सुंदर सफेद सीढ़ी हैं जो कि ठीक ऐसी दिखाई देती हैं जैसे इन्हें कांच से तराशा गया हो। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं किससे बनी हुई है? अगर आपका जवाब बर्फ है तो एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि ये नेचुरली होने वाले हॉट स्प्रिंग का रिजल्ट है।
इस एरिया में 17 हॉट स्प्रिंग्स हैं जिनका टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है, जो कि गर्म पानी से नहाने के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। ओहो स्पाइसी। और फिर भी ये इन हॉट स्प्रिंग्स का होना ही है जो कि पमुकले को दुनिया भर में अपनी सफ़ेद छतों के लिए फेमस बनाता है। हॉट स्प्रिंग का पानी अर्थ के नीचे के मैग्मा की वजह से गर्म हो जाता है, फिर वो पानी बेडरॉक के ऊपर से गुजरता है और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो जाता है। जब पानी सरफेस को तोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से इसमें बस एक सॉल्ट जेल जैसा कार्बन कार्बोनेट बच सकता है। फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट कड़क हो जाता है, चमकता है और फिर बना देता है सफेद चमचमाती सीढ़ियां जिनके लिए पमुकले फेमस है। मॉडर्न जियोलॉजी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही आम लगता है, लेकिन बहुत लंबे समय से माना जाता था कि ये पोल्स सॉलिड कॉटन के बने हुए हैं, जो कि ये एरिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, जिन्हें जेंट्स ने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सूखने के लिए छोड़ा हुआ है भाई। झूठ नहीं कहूंगा, पर जब बात आती है तो मैं एलियन थ्योरी से ज्यादा प्रेफर जाइंट थ्योरीज को करता हूँ। इसे विजुलाइज करने में बड़ा मजा आता है ना। चट्टानों का खेल न्यूजीलैंड को लॉर्ड ऑफ रिंग्स की शूटिंग की वजह से जाना जाता था, लेकिन वहीं पर कोहे बीच पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा वो सीधा गेम ऑफ थ्रोन से बाहर निकला है। वहां कलेक्शन है बड़े गोल चट्टानों का जो कि धंसे हुए हैं रेत में, जो कि अजीब बात है, लेकिन ड्रैगन के अंडे जैसे दिखते हैं। लेकिन जहां तक हम जानते हैं कोई ड्रैगन इनसे बाहर नहीं निकला है, लेकिन फिर भी इन्हें मोयर की बोल्डर्स के नाम से जाना जाता है। बीच पर इसी तरह के 50 और फैले हुए हैं और ये 1.5 फीट से लेकर 7 फीट के डायमीटर के हैं और इनके नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि काली मिट्टी की चट्टान पर ये अंडे जैसे पत्थर बढ़ते जा रहे हैं। 19वीं सेंचुरी में ली गई फोटो दिखाती है कि ओरिजिनली यहाँ पर और ज्यादा पत्थर थे, लेकिन सालों बाद इन्हें खोद लिया गया या फिर लोगों के द्वारा याद के लिए चुरा लिया गया। अब तो इन पत्थरों को प्रोटेक्ट करके रखा गया और फिर से चोरी होने से बचा कर रखा गया, लेकिन ये आखिर आए कहां से? क्या ये क्लिफ के अंदर सूख रहे हैं? लेकिन ये ठीक उल्टा है। ये करीब 60 मिलियन साल पहले समंदर पर बने थे और आज ये जिस साइज के हैं उस साइज का होने के लिए इन्हें 4 मिलियन साल लगे भाई। ये पत्थर ओरिजिनली तब बने थे जब सेडिमेंट जिसमें शेल फ्रेगमेंट्स थे और प्लांट मटेरियल सी बेड पर इकट्ठा हो गए थे। फिर इस ऑर्गेनिक मास के पास कैल्शियम मिनरल कलेक्ट होने लगा और फिर सालों तक ये स्नो बॉल बनते रहे और बड़े गोल पत्थर बन गए। किसी किसी पत्थर की आउटर लेयर पर क्रैक भी है, जिससे कि इस पत्थर के अंदर की पीली नसें दिखने लगी हैं। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर ये क्रैक आए कैसे। कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि भूकंप की वजह से उन पत्थरों पर प्रेशर पड़ा होगा, वहीं कुछ का कहना है कि आउटर रॉक लेयर सिकड़ी होंगी क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख गई होंगी। जब हम इस बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं तो हो सकता है कि सदियों पहले वाकई ड्रैगन्स ने इनको दिया हो। उत्सुक जॉर्ज। अक्टूबर 1941 में प्रोफेशनल पैराशूटिस्ट जॉर्ज हॉपकिंस ने डिसाइड किया कि वो पूरी दुनिया को अपनी स्किल्स दिखाएंगे, वो भी बहुत ही छोटे टारगेट पर लैंड करके। उसने इसके लिए डेविल टावर को चुना, जो कि एक रॉक मॉन्यूमेंट है जो कि व्योमिंग की बेलफूश रिवर से 1267 फीट ऊपर है। ये तो एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग की रूफ हाइट से भी ज्यादा भाई। इस टावर की इतनी ज्यादा हाइट के बाद ये करीब 1347 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन इस टावर का फ्लैट टॉप संकरा हो जाता है और सिर्फ 1.5 एकड़ में रहता है, मतलब कि ठीक एक फुटबॉल के फील्ड के साइज का। लेकिन जॉर्ज तो चैलेंज के लिए तैयार था। वो प्लेन से उतरकर अपनी स्किल्स को टेस्ट करने लगा और वो सक्सेसफुल भी हो गया। 1000 फीट लंबी रस्सी को उसे वापस लाने के लिए प्लेन से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन वो टावर के साइड में गिर गई, जिसकी वजह से जॉर्ज रॉक टॉप पर ही फंस गया। ये बहुत ही लंबा है। जॉर्ज ने यहाँ पर डेविल टावर पर फंसे हुए 7 दिन बिताए। इसके बाद उसे रेस्क्यू किया गया, जिसकी वजह से उसे ये सोचने के लिए बहुत टाइम मिल गया कि आखिर ये अजीब मॉन्यूमेंट बना कैसे। डेविल टावर एक वॉल्केनिक इंट्रक्शन का रिजल्ट है, जहां पर मैग्मा सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर के नीचे बहुत उबला, लेकिन फिर भी इनकी वजह से सरफेस नहीं टूटी, वो अंडरग्राउंड ही ठंडा भी हो गया, जिसकी वजह से इग्नियस रॉक पर ये हेक्सागोनल कॉलम्स बन गए। ये जुड़े हुए कॉलम चट्टान के क्रैक होने की वजह से बन जाते हैं। जब पिघला मैग्मा सिकुड़ने के बाद सॉलिड रॉक बन जाता है। बहुत से सालों के कटाव के बाद ये सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसी बन गई और निकला ये डेविल टावर। लेकिन मॉडर्न जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से पहले ट्राइब्स ही मानते थे कि टावर के कॉलम किंग कॉन्ग के भालू जैसे पंजों की वजह से हैं, जो कि ठीक पहाड़ के साइड ये निशान बनाए गए। लेकिन जॉर्ज के लिए अच्छी बात ये रही कि ये भालू वाली कहानी सिर्फ एक मिथ है, वरना उसका स्टंट अनबेरेबल हो जाता भाई। क्रिस्टल सोना। लगभग दुनिया के सभी मिनरल्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, जिनकी वजह से बहुत सुंदर रंगों का सीन बन जाता है। नॉर्मली ये जमीन के अंदर बनते हैं क्योंकि वहां पर टेम्परेचर और प्रेशर आसानी से मिल जाता है, लेकिन इनकी बढ़ने के लिए जगह की जरूरत भी होती है। लेकिन नीचे तो इतनी जगह नहीं होती, इसीलिए नॉर्मली ये छोटे होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं कंडीशंस के साथ बहुत बड़ी खाली गुफा होती तो ये क्रिस्टल सिर्फ बढ़ते चले जाते। वेल
यही एग्जैक्ट कंडीशन हुई मैक्सिको के चिहुआहुआ के नैका माउंटेन की केव ऑफ क्रिस्टल्स में। ये केव जमीन के 984 फीट नीचे है और ये हर जियोलॉजिस्ट के सपने जैसी है। ये हल्के साइज के एक दूसरे में उलझे हुए क्रिस्टल से भरी हुई है जिनका साइज 20 से 36 फीट लंबा हो सकता है। अपने सबसे बड़े साइज में ये ठीक किसी टेलीफोन के पोल के साइज के होते हैं और इनका डायमीटर 3 फीट जितना होता है। ये क्रिस्टल आज तक के मिले सबसे बड़े क्रिस्टल्स हैं। ये क्रिस्टल 26 मिलियन साल पहले बनना चालू हुए थे और इन्हें बढ़ने में और आज वाले साइज तक होने में करीब 5 लाख से 9 लाख साल तक लग गए। ये प्रोसेस तब चालू हुई जब इस गुफा में ग्राउंड वाटर घुस गया, क्योंकि मैग्मा चैम्बर में एक ओपनिंग थी तो घुसा हुआ पानी मिनरल एनहीड्राइट में मिल गया। क्रिस्टल गुफा के नीचे के मैग्मा की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म रहा, लेकिन जब टेम्परेचर 136 डिग्री फ़ारेनहाइट से थोड़ा ही कम हुआ तो एनहीड्राइट कैल्शियम और सल्फेट में टूटने लग गया। ये मिनरल्स फिर दोबारा जिप्सम में क्रिस्टलाइज होने शुरू हुए, जिसे सेलेनाइट कहते हैं। जब टेम्परेचर स्टेबलाइज हुआ और मिनरल रिच पानी की सप्लाई होने लगी तो क्रिस्टल बड़े बड़े सफेद क्रिस्टलाइन में बढ़ते गए, जैसे कि आज हम देखते हैं। जहां ये एनवायरमेंट सेलेनाइट क्रिस्टल के लिए परफेक्ट है, वहीं ये इंसानों के लिए जानलेवा है। बिना किसी प्रॉपर प्रोटेक्शन रिसर्च के यहाँ सिर्फ 10 मिनट तक ही रहा जा सकता है। शुरुआत के लिए देखिए कि गुफा का टेम्परेचर 136 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, मतलब कि रिसर्चर्स ओवर हीटिंग की रिस्क पर हमेशा रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गुफा में ह्यूमिडिटी भी 90 से 99% तक रहती है। अब ये देखो कि हमारी बॉडी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहती है। इसका मतलब हुआ कि नमी भरी हवा का पानी हमारे फेफड़ों के अंदर चला जाता है। तो मतलब कि इस गुफा में आप वाकई सूखी जमीन में सकते हैं। इसलिए जो जियोलॉजिस्ट गुफा के अंदर जाते हैं उन्हें प्रोटेक्टिव कूलिंग सूट्स पहनने पड़ता है, लेकिन फिर भी वो वहां पर सिर्फ 1 ही घंटे रह सकते हैं। इन कंडीशंस में भी अगर कोई इंसान रह सकता है तो वो है सिर्फ सुपरमैन। कोई हैरत की बात नहीं अगर उसने क्रिस्टल केव को अकेलेपन का किला कहा था, क्योंकि इस तरह के एनवायरमेंट में तो कोई भी नहीं रह पाएगा भाई। धरती की आंख। सहारा डेजर्ट दुनिया के सबसे हार्श जगह है। यहाँ पर टेम्परेचर साल के सबसे गर्म महीने में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऊंट के अलावा ज्यादातर लोग जितना कम समय हो सके वहां पर उतना कम समय बिताते हैं और इस रेगिस्तान की सैर करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब इस बात से मैं बिल्कुल नहीं चौंक रहा हूँ कि दुनिया के सबसे इंप्रेसिव जियोलॉजिकल साइट की खोज सदियों से क्यों नहीं की गई। 1965 से पहले का समय था जब एस्ट्रोनॉट अर्थ के चक्कर काट रहे थे। तब उन्होंने इस बंजर रेगिस्तान में कुछ हिलता हुआ देखा। ये रिचर्ड स्ट्रक्चर था जिसे सहारा डेजर्ट की आंख भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ है जो कि किसी राक्षस की आंख जैसा दिखता है। जहां पर ये सेंट्रल रिंग जैसा स्ट्रक्चर 66 फीट में फैला हुआ है, वहीं ये आंख खुद डायमीटर में 25 मील तक है। ये इतनी बड़ी है कि ग्राउंड लेवल पर तो लगता भी नहीं है कि कुछ है, और पूरी आंख को तो तभी देखा जा सकता है जब उसे ऊंचाई से देखा जाए। अब पता चला कि इसकी खोज इतने समय के बाद में क्यों हुई, जहां पहले अंदाजा लगाया जाता था कि ये किसी उल्का पिंड के कारण बनी होगी। वहीं इस गोल मिस्ट्री ने कई कॉन्स्पिरेसीज को इजाद कर दिया। कुछ तो ये भी मानते हैं कि ये अटलांटिक्स की डूबी हुई सिटी का हिस्सा है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन ये वाकई में अटलांटिक्स की तरह दिखाई देता है, ठीक वैसा जैसे 2500 साल पहले फिलोसोफर प्लेटो ने बताया था। स्पेशली हर सिटी के पास वो रिंग और समंदर के पास इसका होना ये एक्सप्लेन करता है कि हो सकता है कि एक समय पर ये डूब गया हो। लेकिन प्लेटो के परेड पर आयता फैलाने के लिए माफी, लेकिन ये अंडाकार स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा नहीं था, बल्कि 600 मिलियन साल पहले ये एक बड़ी सी डोम थी जो कि जमीन के ऊपर थी और इसके आसपास का एरिया हरा भरा था और यहाँ बहुत सारी झीलें और नदियां भी थीं। ये आज के रेगिस्तान से ठीक उल्टा लगता है। ये डोम तब बनी जब सैंडस्टोन वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ऊपर की तरफ पुश कर दिए गए और इसके सरफेस पर इग्नियस रॉक्स और लावा की वजह से लेयर बन गई और फिर बस 100 मिलियन साल पहले ही ये वॉल्केनो डोम फट गई। इसका रिजल्ट ये हुआ कि डोम खुद ही गिर गया और आसपास की नदियों का पानी रॉक को खत्म करने लगा। लेकिन सैंडस्टोन और वॉल्केनो रॉक अलग अलग टाइम के हिसाब से खत्म हुए, जिसकी वजह से ये लेयर्स बन गई और रिंग जैसी दिखने लगी। तो यहाँ पर कोई डूबा हुआ शहर नहीं है, बस थ्योरिस्ट की डूबी हुई थ्योरीज हैं भाई। अब रॉकाडाबरा। नॉर्थ इंडिया में ईस्ट खासी हिल्स में मॉलिनोंग नाम का एक छोटा सा गांव है। ये एक बहुत ही चार्मिंग छोटा सा गांव है। इसे एशिया का सबसे साफ गांव का वोट भी मिला है। लेकिन मॉलिनोंग सिर्फ साफ सफाई का घर नहीं है। गांव के दहलीज में आपका इंतजार करता है एक जियोलॉजिस्ट का कमाल, एक चट्टान बीच हवा में। ये बड़ी चट्टान ग्रेविटी के रूल को हरा देती है। ये आखिर पॉसिबल भी कैसे? वेल, ये अजीब तरह हासिल की गई है फोटोशॉप की पावर से। जी हाँ, इस तरह की बीच हवा वाली चट्टानों की फोटो सिवाय हवाबाजी कुछ भी नहीं है। असल में ये एक बड़ी सी चट्टान एक छोटी चट्टान पर टिकी हुई है, जिसे फोटो से फोटोशॉप करके हटा दिया गया। ये तो देखो भाई, बहुत ही गलत बात है। लेकिन फिर भी इस चट्टान के पीछे एक अजीब सी मिस्ट्री है। एक तार वाली फेंसिंग के भीतर इस बड़ी चट्टान को छोटी चट्टान ने कई हजार सालों से बैलेंस किया हुआ है। अनगिनत साइक्लोन्स और टाइफून्स इस एरिया में आ चुके हैं, लेकिन कोई भी इसको गिरा नहीं पाया।
और कोई नहीं जानता कि आखिरी चट्टान का अजूबा बना क्यों। लोकल हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये खासी ट्राइब के क्रिश्चियन बनने से पहले की पवित्र जगह थी। वहीं कुछ गांव के बूढ़े लोग कहते हैं कि इस चट्टान पर हजारों सालों पहले लोग देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि चढ़ाया करते थे। आज तक मॉलिंगनोंग में ये बनने का कारण कोई बता नहीं पाया है। बस जो हम जानते हैं वो ये कि फोटोशॉप से कितने ही अजूबों को बनाया जा सकता है भाई। स्केटर बॉय एरिजोना के साउथ में कायोटी बोट्स रविन के साथ चट्टानों की एक सीरीज है जहां पर नेचर ने खुद ही स्टेक पार्क बना दिया है। इसे द वेव कहा जाता है और ये जियोलॉजिकल लैंडमार्क है जहां पर ऐसी तराशी की लाल चट्टानें हैं जो कि जुरासिक पार्क के जमाने की है, मतलब कि 190 मिलियन साल पुरानी। यहाँ का रेगिस्तान हरा भरा था मगर बाद में फिर सैंडस्टोन में बदल गया। इनमें से सबसे बड़ा 62 फीट चौड़ा, 118 फीट लंबा और एक साथ 7 पाइप अपने अंदर रखता है। लेकिन दुख की बात है कि ये ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप कुछ फ्लिप कर सकें या फिर जो भी वो कूल बच्चे उसे वो कहते हैं वो कर सके, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत ही डेलिकेट है। इस सैंडस्टोन का सॉफ्ट नेचर ही इसके स्लोपिंग स्ट्रक्चर का कारण है, क्योंकि इस सैंडस्टोन की लेयर्स हवा के कटाव की वजह से तराशी हुई से लगती हैं। सैंडस्टोन के साइड में लकीरें बन गई हैं क्योंकि अलग अलग चट्टानें अलग अलग टाइम पर हवा से खराब हुई थी। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यहाँ पर देखने वालों पर लिमिट लगाई गई है। यहाँ पर लॉटरी सिस्टम होता है जहाँ पर एक दिन में इस जगह पर हाइकिंग के लिए सिर्फ 16 लोगों को भेजा जाता है। अगर कोई यहाँ पर लकड़ी के रैंप बना दे तो वाकई में इन वेव्स पर राइड करने का मजा ले सकता है। इनमें से कौन सा रॉक फॉर्मेशन आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा और क्या आपने अपनी खुद की आंखों से इनमें से कोई देखा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और देखने के लिए शुक्रिया।